अभी तक की पूरी कहानी देखकर तो ऐसा लगता है कि नीतीश बाबू मांगे मोर, क्योंकि उनका दिल मान नहीं रहा है। ये जो 240 पर आपकी पार्टी अटकी है, क्या आपको लगता है कि अब आपको जो मूड स्विंग्स है नीतीश बाबू के, उसको संभालना होगा? अगर उनकी पार्टी का नेता ये आकर बताता है कि उनको मंत्री पद, उनको पीएम पद दिया जा रहा था, तो आखिर इसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है? अब बीजेपी इसका क्या मतलब निकाल रही है? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मंत्रिमंडल मोदी जी का है, तो उसमें मालूम चल रहा है कि पुराने ही मंत्री जो है अपना अपना मंत्री पद संभाल रहे हैं और जो गठबंधन के लोग हैं उनको एकदम दरकिनार कर दिया गया है। खास करके आपको पता है कि बिना नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सरकार बन ही नहीं सकती है, तो उनको तो अच्छे मंत्री पद मिलने चाहिए थे और उनकी डिमांड भी थी। तो मोदी जी ने एकदम अपने तरफ से पूरा अनाउंस कर दिया है। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ से एक शब्द नहीं बोला गया है इस पे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उन लोग नाराज तो हैं, लेकिन अभी मौके की तलाश में है, अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। मौका आएगा तब बोलेंगे। तो आप मतलब समझ जाइए कि मौका कब आएगा। तो मोदी जी ने जो मंत्रिमंडल का पूरा ये बता दिया, मंत्रिमंडल बना दिया, तो ये एकदम एक तरफा फैसला है। इसमें दिखता ही नहीं है कि उन्होंने परामर्श किया होगा नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और अपने दूसरे जो घटक दल है उनके साथ। तो जो दूसरे घटक दल है वो तो खैर फटाफट आवाज उठाए, जैसे कि एक नाथ शिंदे गुट है, उनके 7 सांसद है और उनको कुछ मिला नहीं, तो वो भारी नाराज। और दूसरी तरफ अजीत पवार, उनके इकलौते सांसद प्रफुल्ल पटेल, उनको ऑफर दिया गया था एमओएस, ठीक है ना। तो मतलब कि जो बोलते हैं ये राज्य मंत्री का पद, तो उन्होंने ठुकरा दिया, बोले कि मैं तो मंत्री था पहले यूपीए के जमाने में। आपको याद होगा कि प्रफुल्ल पटेल जो है वो उड्डयन मंत्री हुआ करते थे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। तो अब बोले कि उससे छोटा पद में क्यों लूं। तो ये घमासान है और ये जारी भी रहेगा, क्योंकि सबको खुश करना मुश्किल हो जाएगा। तो मोदी जी बोले कि सिर्फ मैं फैसला कर दूंगा, बाकी आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो ऐसे तो चलता नहीं है ना। आपको सरकार चलाना है, जो मिली जुली सरकार है, तो आपको तो दूसरे की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो सरकार गिर जाती है। तो अभी से ही मोदी जी ने जो तेवर दिखा दिए हैं, जो जैसा उनका तेवर रहता है कि माई वे या हाईवे, तो वही चीज अभी भी दिखा रहे हैं। तो ऐसे तो चलेगा नहीं। अब तो मोदी जी का वो रुतबा तो है नहीं कि पूर्ण बहुमत, 303 सीट, 277 सीट, ऐसा तो है नहीं। अब तो 240 पे ही अटक गए हैं। तो दूसरों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तो मोदी जी कर नहीं रहे। तो इसका नतीजा जरूर आगे जरूर आपको देखने को मिलेगा। अब कब मिलेगा, तो वही मौके की तलाश। तो ये जो बोलते हैं ना कि सन्नाटा क्यों है, तो जब सन्नाटा होता है वो आंधी का, तूफान का एक इशारा होता है। एकदम हवा रुक जाएगी, एकदम पत्ते नहीं हिलेंगे और उसके बाद में एकदम से कोई तूफान आ जाता है। तो वो चीज दिखता है आगे होगा। तो ये सब जो छोटे मोटे हैं वो तो अपना हल्ला गुल्ला कर ले, और जो बड़े लोग हैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो ये ऐसे तो हिलेंगे नहीं, और हिलेंगे तो एकदम उखाड़ फेंकेंगे। तो ये चीज बिल्कुल सामने दिखती है। तो ये जो मंत्रिमंडल बनाए हैं, तो इसके परिणाम जो है आगे दिखेंगे। अब देखिए क्या होता है कि जैसे नीतीश कुमार है, तो नीतीश कुमार का रवैया कैसा था जब मतलब बिहार में इतने साल मुख्यमंत्री रहे, तो
बीजेपी के साथ में ही सहयोग में ज्यादा दिन दिन रहे, तो अपना एक डिप्टी सीएम लेके बैठा करते थे। अब जो नहीं रहे जूनियर, मोदी जूनियर, सुशील मोदी, तो बिल्कुल वो कंट्रोल करके रखते थे भाजपा को, एकदम जैसा वो चाहते थे वैसे चलती थी सरकार उनकी। तो वो जो है वो इस तरीके का आप मतलब कि समझ सकते हैं कि आगे भी वो ऐसे बोलेंगे नहीं, लेकिन जब बोलेंगे तो तूफान खड़ा हो जाए। और चंद्रबाबू नायडू तो पहले से ही अड़ गए थे, उनकी तो बहुत लंबी लिस्ट थी, तो अब क्यों नहीं बोल रहे हैं, तो वही आप समझ लीजिए कि क्या होने वाला है। तो ये जो है वो तूफान का जो है संकेत दे रहा है, आगे की राह बहुत मुश्किल होने वाली। और ये सरकार कितने दिन चलेगी तो इस पे भी सवालिया निशान। और दूसरी तरफ ये जो कहीं कहीं पे धांधली हुई है, तो उसके भी जो है वो अभी सामने आए हैं और इस पे मामले आगे बढ़े। जैसे कि ये फतेहपुर सीकरी से कांग्रेस के जो एक उम्मीदवार थे सीकरवाल, तो उनको एकदम कुछ ही मतों से हरा दिया गया। तो वो कंप्लेंट किए हैं कि वीवीपैट की गिनती कराओ, क्योंकि वहां पे धांधली दिखती है। इस तरीके से यूपी का एक और सीट है, मैं नाम भूल रहा हूँ, तो वहां पर भी वैसे ही क्या हुआ कि वोट जो ईवीएम का जो जहाँ पे रखा जाता है स्ट्रॉन्ग रूम, वहां पर लाइट गोल हो गया था और उसका कुछ अता पता नहीं था बीच में कि क्या हो रहा है, और जो सीसीटीवी कैमरे बंद थे। और उसी बीच में जब काउंटिंग जब हो रहा था, तो अचानक से मतलब कि जो भाजपा का जो उम्मीदवार था वो पिछड़ा हुआ था, और अचानक से उसके बाद में जब लाइट आई या काउंटिंग चालू हुआ, वो आगे हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया होगा। और उसी तरीके से ईवीएम में जो मत पड़े हुए हैं, तो बहुत जगह भारी फर्क है कि कितने लोग मतदान दिए या कितने मत पड़े। तो ऐसे और केस आएंगे। तो कांग्रेस की ऐसे भी 99 थी, 3 बढ़ गए। एक लद्दाख का जो इंडिपेंडेंट सांसद था वो कांग्रेस में आ गया। इधर पाटिल साहब है महाराष्ट्र के, वो भी इंडिपेंडेंट थे, कांग्रेस में आ गए। और बिहार से जो पप्पू यादव, तो वो भी कांग्रेस में आ गए। तो अब कांग्रेस 102 हो गई है, और ये कुछ और नतीजे आएंगे तो कांग्रेस और बढ़ेगी लगता है। तो मतलब भाजपा की सीटें घटेंगी, तो भाजपा की सीटें घटेंगी तो उसका मतलब फिर खेला होने का चांस बिल्कुल दिखता है।